नमस्कार। चैनल के सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स को मेरी राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। पिछले दिनों सुल्तानपुर में एक डकैती की घटना हुई। जिस डकैती की घटना के बारे में आप सबने निश्चित रूप से सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़े में इसे बता देता हूँ। उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से अखिलेश यादव अपराधी में भी जाति और धर्म देख करके उसके बचाव में उतर जा रहे हैं, यह सब वो अपने लिए कर रहे हैं या सच में वो जाति के हितैषी हैं? आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले दिनों सुल्तानपुर में एक डकैती पड़ती है, एक सुनार के घर डकैती पड़ती है। उसके यहाँ से करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का सोना और नकदी रुपए हथियार के नोक पर लूट लिए जाते हैं। डकैती का सीसीटीवी भी सामने आ गया है, जिस सीसीटीवी को आप लोग देख रहे हैं। आप सबके पास भी पहुंच गया होगा किस प्रकार से बंदूक की नोक पर अपराधी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और ज्वेलरी शॉप में जा करके और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। ये लगभग 5-7 अपराधी घुसते हैं और बंदूक की नोक पर उस दुकान को लूट लेते हैं। अब जब दुकान को लूट लेने के बाद धरपकड़ शुरू होती है पुलिस की। पुलिस की धरपकड़ में एक अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है और भी जो अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं। 2 को गोली लगती है पैर में। एक अपराधी जिसे मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, वह पुलिस का जब दबाव पड़ता है और इनकाउंटर वगैरह देखता है कि अरे यार तो हम भी, भाई अपराधी भागेगा तो जोगी बाबा छोड़ेंगे नहीं। अब कोई आरोप जो भी लगा ले, जाति देखकर मारा जा रहा है, धर्म देखकर मारा जा रहा है, तो ये आरोप लगाने वालों की अपनी मस्तिष्क की पागलपंथी हो सकती है, वो भी सिलेंडर कर देता है। लेकिन अब हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब यह डकैती पड़ती है तो डकैती पड़ने के बाद अखिलेश यादव का पहला जो रिएक्शन आता है, वो कहते हैं, उन्होंने डकैती पड़ने के तुरंत बाद यह बयान दिया, ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये डकैत कब पकड़े जाएंगे योगी बाबा बताएंगे। यानी कि वह तब तक तो उन्हें डकैती पर राजनीति करनी थी, लेकिन जब ही योगी की पुलिस एक्शन में आती है और जब एक अपराधी को मार गिराती है तो अखिलेश यादव उसमें जाति ढूंढना शुरू कर दी। क्योंकि जो अपराधी मारा गया उसका नाम मंगेश यादव है और मंगेश यादव पर उससे पहले भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और वह 1 लाख का इनामी बदमाश था। लेकिन जब मंगेश यादव मार दिया जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उसे मारा क्यों गया। जब डकैती हुई तो डकैत कब पकड़े जाएंगे, और जब डकैत पर कार्रवाई हुई तो उसमें जाति ढूंढने लगे। तो अखिलेश यादव की जो राजनीतिक जो सोच है वह एक प्रकार से जिस जाति और जिस मजहब की वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जाति के लोगों को और उस मजहब के लोगों को अपराधी बनने के लिए उकसा रहे हैं। भाई अब अपराध में, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आज राहुल गांधी भी कुछ बोले हैं कि एनकाउंटर फेक है, ये है वो है। तो आप जब कोई आतंकवादी पकड़ाता है तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद का कोई जात नहीं है, उसको आप मुसलमान से नहीं जोड़िए, उसको आप। लेकिन और अपराधी अगर पकड़ा गया या मार दिया गया, उसे सजा दे दी गई, तो आप उसमें जाति ढूंढने लगते हैं। भाई अपराधी की, आप पहले कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं, आतंकवाद की कोई जाति नहीं, अपराध का कोई जात नहीं है,
लेकिन अपराधी जब मार दिया जाता है तो आप जाति ढूंढते हैं। तो इस बेहुदा पंथी को उत्तर प्रदेश के यादव भले ना समझ रहे हो, जातिवाद में अंधे हो, या उनकी जो सोच है वह कहीं ना कहीं एक गुलामों की सोच टाइप की है। सब तो नहीं कहेंगे, सब यादव भाई तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो भी यादव भाई अपराधी के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव के बयान के साथ खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अपराधी बनने की तरफ धकेल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर अखिलेश यादव को समझा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में आपकी अगर दुकान कोई लूट ले, और अगर वह जाति विशेष का हो, धर्म विशेष का हो, यानी कि यादव हो मुसलमान हो, खुल के बोलना है भाई, यादव हो मुसलमान हो, तो अखिलेश यादव उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। अगर आपके बेटी बहन के साथ कोई अभद्रता हो जाए, कोई अनाचार हो जाए, हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, और अगर वह अपराधी मुसलमान हो या यादव हो, तो अखिलेश यादव उसमें अपना जीजा ढूंढने लगते हैं। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो अखिलेश यादव धर्म विशेष के नाम पर उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का डीएनए समय समय पर अपराधियों के साथ खड़ा मिलता है। तो बलात्कारी जब इनके या तो मजहब विशेष का हो, धर्म विशेष का हो, या जाति विशेष का हो, यादव हो या मुसलमान हो, तो उसके डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। इनका सांसद प्रतिनिधि रहा, जहां से ये सांसद है कन्नौज से, इनका सांसद प्रतिनिधि जिसने बलात्कार किया एक महिला का, तो अखिलेश यादव ने उसके बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग किया। और मजे की बात यह देखिए कि डीएनए मैच भी कर गया, यानी पॉजिटिव आ गया। तो इन सब ने, तो अखिलेश और पूरी सपा ने मौन व्रत रख लिया। और खैर मौन व्रत तो भी नहीं कहेंगे, इनको तो सनातन में विश्वास है नहीं। ये बुर्का पहन लेते हैं और ये बुर्का पहन करके चुपचाप सो जाते हैं। उस दिन ये नहीं बोलेंगे, डीएनए कराने को बोलेंगे, लेकिन डीएनए अगर मैच हो गया तो ये बुर्का पहन के छुप जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो योगी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, और उन आंकड़ों से आपको यह समझ में आएगा कि क्या सच में योगी की पुलिस या योगी सरकार जाति और मजहब देख करके एनकाउंटर करती है, या उनको पकड़ती है, या जेल में डालती है। क्या इस तरह की बात है? आपको मैं एक आंकड़ा पहले ये दे दूं, अभी तक योगी सरकार में 181 लोगों का इनकाउंटर हुआ है। जिस 181 लोगों का इनकाउंटर हुआ है उसमें से 126 हिंदू हैं। अगर धर्म विशेष और मुसलमानों का जो आरोप लगता है कि मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, अगर यह बात होती, योगी अपराधी नहीं मजहब देख करके इनकाउंटर करते, तो 181 में 126 मुसलमान होने चाहिए थे, लेकिन 126 हिंदू हैं। आपको मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं। आप अभी तक इन घटनाओं में और इनको ये इनकाउंटर और जो अपराधियों को पकड़ने में योगी सरकार जब से बनी है 900 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। आज तक किसी ने पूछा क्या कि उन 14 पुलिसकर्मियों में कौन क्या था? किसी ने नहीं पूछा। क्या उसमें यादव नहीं थे? क्या उसमें ओबीसी नहीं थे? क्या उसमें दलित नहीं थे? उसमें मुसलमान नहीं थे? उसमें सब थे, लेकिन उसमें नहीं पूछना है। इनको तो राजनीति करनी है, इनको तो न किसी के एनकाउंटर से मतलब है, न इनको न किसी के बलात्कार से मतलब है, न उससे हमदर्दी है, न उससे पीड़ा है, न उनसे दर्द है। इनको दर्द अपनी कुर्सी का है कि मैं कैसे उस कुर्सी पर बैठूं और फिर से वही काम करूं जो मैं करते आ रहा हूं, खानदानी जो मेरा पूरा खानदान करते आ रहा है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, जो इंडिया टीवी का वीडियो क्लिप है। इंडिया टीवी पर डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी एक चर्चा में उस बात को जो खुलासा कर रहे हैं, जो उनके सामने जो ये बात हुई थी, पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताई थी उनको,
उस बात को वो बता रहे हैं, जरा आप लोग उस बात को सुनिए, तब आप लोगों को अंदाजा होगा कि तब क्या होता था अखिलेश यादव के सरकार में। कैसे 60 के लिए खतरा ऐसे है जो माफिया राज था, जो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के समय जो राज था, वो उसी 60 के लिए खतरा था। नहीं, लेकिन इसमें मेरे जो जमीन कब्जा हुई या लड़कियां उठाई गई, मेरठ का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। बड़े व्यापारिक घराने की एक लड़की को मुसलमानों ने मेरठ के उठा लिया, 1 महीने बाद वापस के। उनकी पहुंच जो है लखनऊ तक थी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके यहां कहा गया कि चुप रहो। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तय की, 3 दिन पहले फिर उठा लिया। कहा गया कि अगर एफआईआर कराओगे तो जिंदा बचोगे, इसकी गारंटी नहीं है। एक डीजीपी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आपके प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, एक कार्यक्रम के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बाद की बात, कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है पुलिस वालों को कि यादव और मुसलमान के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जानी है, और अगर मजबूरी हो जाए एफआईआर लिखने की तो गिरफ्तारी नहीं होनी है। इसका उल्टा भी एक था तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से शासन चल रहा था। ये आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि सरकार, सत्ता का जो शीर्ष था, जो अखिलेश यादव की कुर्सी थी, उस कुर्सी से, उस कार्यालय से यह पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को यह सख्त निर्देश था कि यादव और मुसलमानों पर एफआईआर नहीं लिखनी है। और ऐसी स्थिति बन गई, जनता उग्र हो गई या कुछ ऐसी घटना हो गई जिसको दिखाना है कि भाई एफआईआर हो रही है, एफआईआर दिखाना मजबूरी है, तो ये एफआईआर भले आप लिख ले, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या एफआईआर भी लिखनी है तो बहुत इस तरह से लिखनी है जो बिल्कुल जैसे वो बाद में भविष्य में बच कर निकल सके। तो इन सब घटनाओं के बाद यह समझना आसान हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति और पहले की परिस्थिति में क्या अंतर है। आप लोगों को मैं एक और आंकड़ा दिखाता हूं। मैंने यह प्रयास किया ढूंढने का कि इस देश में कितने अपराधी हैं जिनको सजा हो गई है या वो जिन पर चार्जशीट लगा हुआ है, यानी कि उन पर आरोप तय हो चुके हैं और वो जेल में है। कौन कितने लोग उसमें शामिल हैं, यह मैं एक डाटा, एक मोटा मोटी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को यह समझ में आएगा कि अपराधी कौन है। आप लोगों को मैं बता दूं, एक इसमें से मैं 4-5 राज्यों का मैं दे रहा हूं। पहले हम आसाम की बात करते हैं। आसाम में पूरे आसाम में जितने लोगों को सजा हो गई है, यानी जो सजा काट रहे हैं जेलों में, उनमें से 47%, 47% मुसलमान हैं। और जितने लोग जेल में हैं आसाम में, वैसे लोग जिन पर आरोप तय हो गए हैं, जो 2 दिन 4 दिन से गिरफ्तार हुए हैं और वो फिर बेल हो जाएगा, जिनका शुरुआती दौर है, अभी जांच चल रही, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिन पर आरोप तय हो चुका है, गंभीर आरोप तय हो चुका है और वो जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रहा है। उनमें से 52.3% मुसलमान है, जबकि आसाम में मुस्लिम आबादी 33% है, 33% मुस्लिम आबादी है। यानी कि मुस्लिम आबादी के औसत में वहां अपराधी अगर 33% मुसलमान है और सब धर्मों में, सब मजहब में अगर अपराध है, सब मजहब अपराधी है, तो मुसलमान 33% अपराधी होने चाहिए थे। आप समझिए कि उनकी जनसंख्या से कितनी ज्यादा औसत, यानी अब मुसलमान अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनकी प्रवृत्ति ही अपराधी है। खैर, असम में बीजेपी की सरकार है, यह आरोप लग सकता है कि वहां जानबूझ करके मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा है या उनकी संख्या ज्यादा, उनको जेल में रखा गया है। तेलंगाना का देखते हैं।
तेलंगाना में जो लोग सजा काट रहे हैं, जो अपराधी गंभीर आरोपों में, उसमें 23.5% मुसलमान हैं, और जो जिन पर आरोप तय हो चुके हैं, गंभीर आरोप तय हो चुके हैं और जिनको बेल नहीं मिल रहा है, उसमें जितने लोग हैं उसमें से 26% मुसलमान हैं। तेलंगाना की जनसंख्या में मुसलमानों का जो योगदान है, जितनी संख्या मुसलमानों की है, जितने प्रतिशत, उससे बहुत ज्यादा अपराधी मुसलमान हैं। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो आप नहीं कह सकते कि नहीं वहां जानबूझ करके मुसलमानों को आरोपी बनाया जा रहा है। केरल की बात करते हैं। केरल में अभी तक कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन केरल में जिन लोगों को सजा हो चुकी है, जो लोग सजा काट रहे हैं, उसमें से 32% मुसलमान हैं, और जिन पर आरोप तय हो चुके हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है, वो जेल में हैं, उसमें से 27.5% मुस्लिम हैं। जबकि वहां केरला की जनसंख्या के हिसाब से ये जो इनका अपराधियों के औसत में, अपराध में जो इनका योगदान है, यह अपनी जनसंख्या के औसत से, प्रतिशत से बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में भी अभी तक कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। लेफ्ट रहा है, कांग्रेस रही है, और अभी ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी तो खुल करके मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं। आपने शेख शाहजहां जैसे कितने अपराधियों को देखा होगा जो वहां हिंदुओं पर अत्याचार और अपराध करने के बाद भी सत्ता के संरक्षण में अभी तक शान से रह रहे हैं। बंगाल में जिनको सजा हो चुकी है उनमें से 33% मुसलमान हैं, और जिन लोगों को बेल नहीं मिल रहा है, आरोप तय हो चुके हैं और वो जेल में हैं, वैसे लोगों में 43% मुसलमान हैं। जबकि वहां की मुस्लिम आबादी के इससे बहुत ही कम है, करीब 20-22% वहां मुस्लिम आबादी है। लेकिन अपराध में इनका जो योगदान है वह अपने औसत संख्या से, जो प्रतिशत जनसंख्या इनकी है, उसके दोगुनी है लगभग। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात में जिनको सजा हुई है उनमें से 19.5% मुसलमान हैं, और जिन पर आरोप तय हो चुके हैं, जिनको बेल नहीं मिल रहा है, वो जेल में हैं, उनमें 18% मुसलमान हैं। यह बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी पक्षपात करती, मुसलमानों को जानबूझ के जेल में डालती और अपराधी घोषित करती, तो गुजरात में यह प्रतिशत इतना कम कैसे होता। यूपी सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। यूपी में सबसे ज्यादा यह आरोप लग रहा है कि यूपी में योगी सरकार पक्षपात कर रही है। योगी यह देख करके अपराधी, आरोपी तय करते हैं कि यह मुसलमान है कि नहीं, यह है कि नहीं, यह जाति और मजहब देख करके। तो यूपी में जितने लोगों को सजा हुई है उनमें जो सजा काट रहे हैं उनमें 20% मुसलमान है केवल, और जिन पर आरोप तय हो चुके हैं, जिनको बेल नहीं मिल रहा है, वो जेल में है, उनमें से 28% मुसलमान है। अगर पक्षपात होता तो ये संख्या 28 की जगह 48 होनी चाहिए थी, 20 की जगह 40 होनी चाहिए थी। अगर पक्षपात होता तो ये 20% क्यों है? तो इस आंकड़े के बाद आप यह खुद समझ सकते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है या जो अपराधी है उसे दंड दे रही है। अंत में मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले दिनों बरसात का मौसम था, लखनऊ का यह मामला था। एक ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर गया। आसपास के कुछ हुदंग, कुछ लोफर टाइप के लड़के वहां इकट्ठा हो गए, और उस ओवर ब्रिज से जो भी लोग बाइक से, गाड़ी से गुजर रहे थे, अगर शीशा खुला पाया तो उसमें पानी फेंकने लगे। अगर कोई बाइक से जा रहा था तो उसको गिरा देते थे। इसी बीच एक स्कूटी सवार एक महिला के साथ गुजर रहा था वहां से।
जिसको उन लोफरों ने गिरा दिया और गिराने के बाद उन पर पानी फेंका, छीटाकशी किया, उस महिला के साथ छेड़छाड़ किया। इस छेड़छाड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आई और हरकत में आने के बाद तत्काल एक दिन के बाद जितने लोग चिन्हित हो सके, जितने लोग उसमें थे, उसमें से 3 लोग चिन्हित हुए, पहचान लिए गए। 3 लोगों को पुलिस पकड़ ली और संयोग से उसी समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जब चल रहा था तो योगी सरकार ने उन 3 लोगों में से एक यादव और एक मुस्लिम था और एक कोई और था। तो योगी ने एक यादव और एक मुस्लिम का नाम विधानसभा में लिया कि ये लोग छेड़खानी कर रहे थे। तो बड़ा उस पर बवाल हुआ था। ये जो समाजवादी डीएनए जो है, ये बवाल किया कि इस तरह सदन में नाम लेकर के आप यादव और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आज यह जान लेना जरूरी है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, यह जो घटना जहां हुई, जिस ओवरब्रिज के नीचे, उसके पास में ही एक बहुत बड़ी मुसलमानों की बस्ती है, बहुत बड़ा गांव है। तो इसमें जो लोग थे उसमें पहला नाम था पवन यादव, दूसरा सुनील कुमार बारी, तीसरा मोहम्मद अरबाज, चौथा विराज साहू ओबीसी, 5वां अर्जुन अग्रहारी, 6ठा रतन गुप्ता, 7वां अमन गुप्ता, 8वां अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष कुमार, अभिषेक तिवारी, ये लोग पंडित जी भी आ गए इसमें, किशन गुप्ता, अभिषेक साहू। गहनता से जांच पड़ताल के बाद 16 लोग ये पहचाने गए और 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप यह समझिए कि इसमें सिर्फ एक मुसलमान और एक यादव है। अगर योगी सरकार पक्षपात करती तो उसके बगल में ही मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा गांव है, वहां जीप जाती और 10-12 लड़कों को उठा लाती और 4-4 डंडे लगाती और कहती कि यही लोग जो है कि सीसीटीवी में पहचाने नहीं गए, यही लोग हैं। बाद में जो होता वो होता। ये भाई उसमें ये पंडित जी हैं, सिंह साहब हैं, गुप्ता जी हैं, इनको छोड़ देती, ये भाई हमारे वोटर हैं। ये भी तो कर सकती थी पुलिस, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। यह प्रमाण है कि योगी सरकार पक्षपात नहीं करती। अपराधी अगर है तो उसमें जात और मजहब नहीं देखती। अब आपको अगर जात और मजहब ढूंढना है तो आप ढूंढते रहिए, चूंकि आपकी तो राजनीति जात पर ही है और मजहब पर है। वह मजहबी अगर आतंकवादी भी है तो वह आपका जीजा है, आपका फूफा है, आपका आदर्श है। लेकिन योगी जी की मंशा तो यह है नहीं। योगी जी तो एक स्वच्छ, सुंदर और शांतिपूर्ण उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पब्लिक कहीं ना कहीं जाति के चक्कर में भी अभी दिग्भ्रमित है, इसलिए आपकी पूछ है, कुछ सीटें, कुछ वोट आपको मिल जा रहा है तो आप यह समझ रहे हैं कि नहीं, जाति की राजनीति में ही मजा है, मजहब के राजनीति में ही मजा है। यह मजा नहीं है। और जो लोग इसे मजा समझ रहे हैं वह अपने आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। आप नेताओं के बयान को, अगर उसने कह दिया कि यह, जैसे यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव रोज चिल्ला रहे हैं। अजय राय उस व्यवसायी के घर, जिस दिन यह घटना हुई उसके अगले दिन व्यवसायी के घर गए, यह दिखाने के लिए कि हम व्यवसायी के साथ हैं, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन जब से, जिस दिन से इस यादव का एनकाउंटर हो गया है, अजय राय का एक बयान नहीं आया। बल्कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि ये एनकाउंटर ही गलत है। जब तक यह नहीं पता था कि इसमें यादव है या नहीं, तब तक ये लोग अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दौड़ रहे थे। पुलिस सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार को यह कह रहे थे कि कब तक डकैत गिरफ्तार होंगे। और जब उसमें यादव जी आ गए तो इन लोगों ने बुर्का पहन लिया। तो इसलिए नेताओं के बयान को तत्काल अपने सर पर लेकर के मत ढोइए। और खास तौर से ये जो इंडी गठबंधन, जो विपक्ष भारत का वर्तमान में है, यह तो बुरी तरह से नीचता पर एकदम उतारू हो चुका है। यह वोट के लिए यह कुछ भी कह सकता है
और आपको किसी भी आग में झोंक सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। देश और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन होगा कि आप सब सब्सक्राइब करें, जुड़े। राम राम, जय हिंद, जय भारत।